सीएम पंक एंड रोमन रेंस ऑलरेडी आपको पता है एज पॉल हेमन गाइस कितना जो है अभी हंगामा मचाए हुए हैं। ब्रॉक लेसनर के बारे में कहानी हम लोग सुनते ही रहते हैं और अब कर्टिस एक्सेल भी मैदान में कूद चुके हैं। अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू हुआ था तो कहते हैं कि सीएम पंक के साथ मेरी पहले भी जो पंगे हैं वो हो चुके हैं, तो दोबारा से मैं पंगे करने में इंटरेस्टेड रहूंगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक पॉल हेमन गाय रह चुके हैं। कितने लोगों को वैसे वो वाली मेमोरी याद है जब मंडे नाइट रॉ में, इसमें आई थिंक रॉ में या दोनों में पता नहीं किसी में, ट्रिपल एच के साथ उनकी फ्यूड चल रही थी और उस समय कर्टिस एक्सेल को इस तरीके से दिखाया जा रहा था। बड़ा रेयर ही ऐसा होता है कि पॉल हेमन जिस बंदे के ऊपर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए वो आगे जाके बहुत ज्यादा बड़ा ना बने, लेकिन कर्टिस एक्सेल फिर रैब एक्सेल करके वो जो सारी कहानी है शायद आप लोगों को पता ही होगा, याद ही होगी, तो ऐसा करके उस समय वो जो है बताना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या पता, अगर पॉल हेमन को स्टिल इंटरेस्ट है तो वो अपनी जो पावर्स है उनका यूज करके अपने पुराने बंदे और उठा के लेके आ सकते हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू पॉल हेमन गाइस वाली स्टोरी लाइन आने वाले 1 2 3 साल में कुछ शुरू करी तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 566 में। और सबसे पहले तो मैं आपको जरा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता देता हूं कि ये ट्रांसफर विंडो वाला जो सीन है वो है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये यूएसए नेटवर्क का ट्वीट देख सकते हो। इस ट्वीट के अंदर वो बता रहे हैं कि कैसे जो सारे जीएम्स हैं रॉ के, स्मैकडाउन के, एनएक्सटी को बैठ के बातें करने वाले हैं कि सुपरस्टार जो है कैसे एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर जा सकते हैं। तो ये है तो सुपरस्टार शेकअप और ड्राफ्ट की तरह, लेकिन इस बार इसको ट्रांसफर विंडो की तरह नाम दिया गया है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल ऐसे बिल्कुल फुल फ्लैश ऐसे करके दिखाना नहीं चाह रही थी कि चलो अब कुछ कर रहे हैं, तो बस थोड़े बहुत जो उनको ट्वीक्स करने हैं उसके लिए उन्होंने इस तरीके का नाम दिया। लेकिन इसके अंदर चीजें बड़ी होने वाली हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहना है कि ड्रू मैकिंटायर और जजमेंट डे जैसी ये जो टीम है ये मूव हो सकती है स्मैकडाउन के ऊपर, और रोमन रेंस और ब्लड लाइन ये आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और चीजों में और ज्यादा जो सस्पेंस है वो बनाने के लिए हमने स्मैकडाउन में ये भी देखा कि बैक स्टेज गुंथर थे जो कि निक ऑल्डिस से बात कर रहे थे। अब मंडे नाइट रॉ का सुपरस्टार अचानक से ऐसे स्मैकडाउन ब्रांड में क्यों ही टपकेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। तो फिर चीज़ें ये आ रही हैं कि क्या ये इसलिए होगा कि गुंथर को लेके चले जाएंगे स्मैकडाउन के ऊपर ताकि वो चीज़ अलाउ कर सके कोडी रोड्स को मंडे नाइट रॉ के ऊपर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये टेम्पररी भी होगा, ऐसा नहीं है कि भाई सुपरस्टार चलाएगी और वो कभी लौट के नहीं आ रहा, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का जो मूव होने वाला है मंडे नाइट रॉ जो नेटफ्लिक्स में जा रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी कि कैसे भी करके वो बड़े स्टार्स को लेके आ पाए। लेकिन फिर उनका जो कॉन्सेप्ट है कि दोनों ब्रांड्स अलग हैं, कहीं वो धुंधला या फीका ना पड़ जाए, तो शायद उसकी भी थोड़ी लाज बचाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा कर रही है। लेकिन जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी कहानी के हिसाब से जैसे लगेगा उनको स्टोरी लाइन जिस ब्रांड के ऊपर चल सकती है वो चला देंगे। बट मैं ये चाहता हूं सिर्फ इतना कि इस चक्कर में स्मैकडाउन ब्रांड कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, क्योंकि रॉ के ऊपर तो कोई कमी छूटने नहीं वाली। तो ऐसा ना लगे कि रॉ देख ली उसके बाद ठीक है एक और डब्ल्यूडब्ल्यू का शो है, क्योंकि बहुत मुश्किल से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉ और स्मैकडाउन को बराबरी पे रखा है। बहुत सालों तक रॉ की डोमिनेंस थी, फिर स्मैकडाउन की डोमिनेंस रही, अब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कभी कोई शो ऐसा चलता ही रहता है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं चाहता मैं कि भाई हमारी एक्साइटमेंट किसी एक हफ्ते में किसी एक शो के ले रहा है, क्योंकि फिर वो लगता है यार यही मेन है, बाकी दूसरा तो वही चल रहा है। भाई क्या खतरनाक स्पॉट हो गया है ये, तो ऐसे स्पॉट है जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेयर ही होते हैं। आज एनएक्सटी का डेडलाइन शो था और भाई क्या मस्त इन्होंने पूरा शो किया है। पूरा मैंने इसको देखा, आयरन सर्वाइवर सीरीज वाला मेंस और वुमेन्स वाला जो चैलेंज है भाई वो भी बहुत तगड़ा था। अपने अपने मैचेस में ओबा फेमी आ गए और जूलिया मैच जीत गए। लेकिन एक स्पॉट आता है ट्रिक विलियम्स और रिज हॉलैंड के मैच से। रिज हॉलैंड वही बंदे हैं जिनको ऑलरेडी लोग गालियां बकते हैं कि ये अनसेफ है लड़ने के लिए, और उसी मैच में मूवमेंट ये आ गया जब रोप्स के बीच में फंस जाते हैं ट्रिक विलियम्स। ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे अपने जमाने में खली फंसा करते थे रस्सियों के बीच में। लेकिन मैं आपको बताया था टेंशन वाली बात नहीं है, ये स्पॉट कोई ऐसा नहीं था कि एक्सीडेंटली हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो एक सच्चा डब्ल्यूडब्ल्यू फैन देख के बता सकता है कि कितना बढ़िया तरीके से उसको प्लान और एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद रेफरी ने भी मदद करी। बट ऑब्वियसली मैच भी ये जाना था ट्रिक विलियम्स के पक्ष में और वो मैच जीत जाते हैं। एनएक्सटी भी सही पेस पे चल रहा है भाई। मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि सुपरस्टार्स एनएक्सटी के अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यही चीज़ जो सुपरस्टार्स यहाँ पे कर रहे हैं इसकी जगह अगर आप बड़े बड़े स्टार्स रख देते तो इसके बारे में बहुत सारी बातें होती, लेकिन वो सही भी है भाई। मेन रोस्टर फिर इसीलिए अलग है और एनएक्सटी इसीलिए अलग है। हाँ दिखता अलग नहीं, अब ये कह सकता हूँ मैं। यार भाई डोमिनिक मिस्टीरियो इतना भी लालच सही नहीं होता क्यों? पहले रिया रिप्ली के साथ थे, उसके बाद लिव मॉर्गन के साथ आ गए, अब लिव मॉर्गन के बाद क्या किसी और के ऊपर भी नजरें आ रही हैं? क्योंकि ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू के ईगल आइज जिक के साथ जो फैंस हैं उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि टिफनी स्ट्रैटन की जो पिक्चर है उसमें एक लाइक डोमिनिक मिस्टीरियो का भी है। तो डोमिनिक मिस्टीरियो भाई कहीं अलग अलग ही चल रहे हैं। वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं कि ये स्टोरी लाइन से लिंक्ड हो, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो जितना हर एक कदम फूक फूक के रखता है शायद इसका कुछ मतलब निकल भी सकता है। तो पता नहीं, मेरे को तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लिव मॉर्गन को ज्यादा होनी चाहिए इस चीज से। सोशल मीडिया सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर फिर से अपने अपने जो पुराने वाले रूप है, अपने पुराने वाली जो फॉर्म है उसमें लौट चुका है, क्योंकि ये आता है उनकी तरफ से लेटेस्ट ट्वीट ऑन ट्विटर, जहां पे आप देख सकते हो बिग 12 कॉन्फ्रेंस कोई सा तो एक गेम है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। जे ऊसो एंड
सैमी ज़ेन यहाँ पर है, दोनों ने बिल्कुल मस्त एनर्जी के साथ फोटो खिंचाई है। अब इस पर ड्रू मैकिंटायर का जो रिप्लाई आया है ना, वो कुछ ऐसा है कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे भी आप समझा दो, क्योंकि इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो मेरा भी तगड़ा नहीं है। यहाँ पे वो लिखते हैं कि रिलायबल सोर्सेस ने ये लिखा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये करके डर्ट शीट्स को ही पेल दिया, क्योंकि ऐसी चीजें जो है इंटरनेट पर फ्रेम की जाती हैं। ब्रैकेट में पर फाइटफुल भी लिखा है और लिखा है कि एंट ही लिटिल ओल्ड टू बी अ मेक अ विश किड। अब आपको मेक अ विश पता है क्या होता है, कि जहाँ पे एक बच्चा जाता है अपने जो बड़े या अपने फेवरेट सुपरस्टार के साथ, जिसको वो मानता है सेलिब्रिटी, या जिसको जिसके जो भी है जिसको बहुत पसंद करता है, उसके साथ फोटो खींचती है। तो ऐसा करके इस फोटो के साथ लपेट दिया ड्रू मैकिंटायर ने इन दोनों को ही। यहाँ पे वैसे किसी एक बंदे की बात हो रही, वही मैं कह रहा हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा, शायद वो फिर सैमी ज़ेन को ही बोल रहे हैं, या फिर ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे दो बच्चे से चले गए हैं फुटबॉल में और ठीक है उनको भी दिख रहा हो, वाह वाह मजा आ गया, ऐसा करके कुछ उनका मतलब है। लेकिन जो भी है, ड्रू मैकिंटायर वही है, एक्टिव हो गया ना WWE में, अब बस ऐसे ट्वीट्स आते रहेंगे उनकी तरफ से। पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों होते हुए जा रहा है कि 2025 आ रहा है तो पहले तो मैं एक्साइटेड था, अब मुझे थोड़ा बुरा सा फील हो रहा है, स्पेशली जॉन सीना के केस में जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब 2025 आ गया तो ये उनके साल रिटायर होने का आ चुका है। मतलब फेयरवेल टूर से ज़्यादा तो ये लग रहा है कि बंदा चले जाएगा, 2026 तक नहीं होगा जॉन सीना। तो ये ट्वीट उन्होंने किया एलिमिनेशन चेंबर को प्रमोट करते हुए, और यहाँ पे फिर से भाई वो ट्वीट वगैरह करके अपने जो फाइनल रन है उसको भी हाइप कर रहे हैं और फैंस को थोड़ा सा इमोशनल भी कर रहे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ भाई 2025 में जॉन सीना की तगड़ी बुकिंग होनी चाहिए। मतलब जो कुछ है ना, सब आखिरी साल है, सब कुछ दे दो जॉन सीना को, एंड में फिर चाहे तुम करते रहना पासिंग द टॉर्च। वो भी शुरू में वैसी फील नहीं आनी चाहिए, वो तगड़ा वाला सीन जिसको देख के हम बड़े हुए हैं, वैसा अगर कुछ दिख जाए तो ही भाई ये फेयरवेल टूर है, वरना तो फिर मैं बोलूंगा WWE का सिर्फ मूव था आखिरी साल में जॉन सीना से पैसा कमाने का, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बट मुझे लगता नहीं है इतनी बड़ी बेवकूफी WWE करेगी। कल स्मैकडाउन के रिव्यू में तो वैसे हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन अब इसमें ऐसा लग रहा है थोड़ी और लेयर्स हैं जो कि इस माहौल को, इस सेगमेंट को, इस आने वाली चीज को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है। तो बैक स्टेज जो निक ऑल्डेस और कार्मेलो हेज के बीच में बात होती है, जहां पर निक ऑल्डेस कहते हैं कि कोई बंदा मैंने तेरे लिए ढूंढ के रखा है, जब इसको टाइटल देने की बारी आई ऑन यूट्यूब तो यहाँ पे WWE लिख रही है अगेंस्ट अ न्यू सुपरस्टार। तो ये किसी नए बंदे की बात हो रही है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग दिमाग लगा रहे थे कि ओबा फेमी यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी NXT में आ चुके हैं। पेंटा को लेकर रिसेंटली बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि वो भी शायद हो सकते हैं जो कि कार्मेलो हेज के अगेंस्ट जाए। तो यहाँ पे अब WWE कुछ इसको थोड़ा हाइप सी बनाने की कोशिश कर रही है कि कौन वो बंदा है जो कार्मेलो के अगेंस्ट में उतरेगा। तो यहाँ से एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको दिख सकता है, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं, लेकिन हाँ छोटे मोटे पटाखे भी WWE फोड़ती है, तो वैसा कुछ यहाँ पे लग रहा है। अच्छा है, मेरा सवाल है आप लोगों से, मैंने ट्विटर पे देखा तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, और इसके बारे में कल वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी इसका आंसर देना। और वो ये है कि सोलो सिकोवा एज द इन्फोर्सर या फिर सोलो सिकोवा एज द ट्राइबल चीफ, कौन सा वाला जो कैरेक्टर है वो ज्यादा बढ़िया है? क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि अच्छा पीरियड हो चुका है सोलो सिकोवा को सस्ता वाला ही ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर प्ले करते हुए। लेकिन इससे पहले जब सोलो इन्फोर्सर था तो फिर आपको पता ही है वो जेकब फाटू टाइप की वाइब देता था। तो क्या लगता है आपको, क्या कौन सा है ज्यादा बढ़िया? इन्फोर्सर वाला जो बहुत ही ऐसे गुस्से में रहता था, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, या फिर थोड़ा स्मार्ट लेकिन थोड़ा सा डरपोक भी ट्राइबल चीफ वाला सोलो सिकोवा? सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जब ये अनाउंस हुआ था तो फिर आपको पता है इसको लेके बहुत ज्यादा हाइप थी, सारे सुपरस्टार्स उन्होंने चिपका दिए थे, जॉन सीना भी वहां पर थे, लेकिन उसके बाद रोमन रेंज भी शो पर नहीं आने वाले। तो ऐसा लग रहा है जैसा लगा था उतना भी बड़ा शायद ये शो नहीं होने वाला। बट स्टिल क्या एक सरप्राइज WWE ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए बचा के रखा है, और ये जो नाम है वो है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। क्योंकि ओरिजिनली जब एडवर्टाइज किया था तो जॉन सीना वहां पर थे, अब वैसे तो होने को रोमन रेंज भी नहीं है, लेकिन उनका सेंस बनता भी है कि WWE अभी उनकी स्टोरी लाइन को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के हिसाब से देखती नहीं है कि वहां पर कुछ हो सकता है। लेकिन एक वन ऑफ अपीयरेंस या काइंड ऑफ कह सकते हो कि अपने फेयरवेल टूर को ऑफिशियली किक ऑफ करने से पहले एक थोड़ा सा ट्रायल देने के लिए, थोड़ा सा देने के लिए कि हाँ भाई ग्लिम्स कैसा हो सकता है, शायद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जॉन सीना आ सकते हैं। बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी है, बहुत छोटी सी, इस वजह से कि WWE इस चीज को सीक्रेट ही रखे, क्योंकि ये थोड़ा रेट्रो या फिर ओल्ड वाली वाइब देना चाहते हैं। जॉन सीना थोड़े पुराने जमाने के हो गए हैं, थोड़े मतलब थोड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं मान सकते उन्हें, बंदा अभी भी रिटायर नहीं हुआ ना उस हिसाब से। तो शायद एक बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी है, बट बहुत ज्यादा नहीं। और हाँ टीवी पे तो आ रहा है, तो ऐसी ही टेंशन वाली कोई बात मतलब है नहीं, कंफ्यूजन है नहीं कि कहां पे देखोगे आप इसे। एक नया कुछ तो आइटम WWE ने शुरू कर दिया है, और यह है WWE का लेजेंड्स एंड फ्यूचर ग्रेट्स। और इसके अंदर क्या होने वाला है, ये जो ट्रिपल एच जैसे सुपरस्टार हैं, शॉन माइकल्स जैसे, अंडरटेकर जैसे जो लेजेंड्स हैं, वो नए नए सुपरस्टार्स को, आने वाले फ्यूचर के सुपरस्टार्स को रिक्रूट करेंगे और थोड़ा सा उनको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, उनको ग्रूम करेंगे कि हाँ भैया तुम आगे जाकर WWE की बड़ी स्टेज के लिए
लिए तैयार हो। वैसे ये काम WWE में बैक स्टेज होता ही रहता है परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन अब WWE इसको फिल्म करने वाली है। पहले भी WWE ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें करी हैं जहाँ पे वो ऐसा दिखाते हैं कि कोई तुम्हारा कोच है, अब वो तुम्हें आगे लेके जा रहा है, तो उसमें ये होता है कि जिस नए बंदे को बनाया जा रहा है वो तो हमको दिखता ही है, और आगे जाके वो बहुत बड़ा बंदा बनता है। तो फिर पता चलता है कि वो WWE के वो वाले शो से आया था, जैसे टफ इनफ से आया था, और यहाँ पे आपको फिर जो लेजेंड्स हैं उनका भी थोड़ा पर्सपेक्टिव दिख जाएगा, अंडरटेकर ये सब आपको दिखेंगे। तो ये लॉन्च करी WWE A&E के ऊपर। तो वैसे तो ये टीवी वगैरह पे नहीं आने वाला, लेकिन फिर आपको पता है सोशल मीडिया से पता चल ही जाता है जो मेन चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सीन लग रहा है अभी। एक और नया ब्लड लाइन का एंगल शुरू होने वाला है, जिसके ऊपर शायद फैंस ने अभी उतना ध्यान नहीं दिया, और कह सकते हो ब्लड लाइन के अंदर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसी और सुपरस्टार की नहीं, बल्कि अपोलो क्रूज की। आपको लगेगा है अपोलो क्रूज की क्या बात हो रही है, तो अब स्पेकुलेशन कुछ ऐसी चल पड़ी है कि अपोलो क्रूज जो है शायद ज्वाइन करने वाले हैं ब्लड लाइन को। ये टेम्पररी तौर पे होगा, परमानेंट होगा, क्या होगा वो तो अभी नहीं पता। लेकिन आपको याद, थोड़ा आपको पहले इसकी पीछे की स्टोरी बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो पॉल हेमन की नजरों में अपोलो क्रूज एक बहुत तगड़ा दमदार आदमी है, जिसको वो हाईली रेट करते हैं। और शायद जितना मुझे याद है, एग्जीक्यूटिव जब थे मंडे नाइट रॉ के, तो उस टाइम पर अपोलो क्रूज का टाइम भी देखोगे तो बढ़िया चलता था। उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल और यूएस चैंपियनशिप दोनों थी, मतलब उन्होंने ऐसे एक एक करके आई थिंक कुछ तो पहले जीती, उसके बाद कोई दूसरी जीती। फिर आपको ये भी याद होगा कि बहुत टाइम पहले ब्लड लाइन की स्टोरी में रोमन रेंस के साथ भी अपोलो क्रूज थे, कुछ कुछ सिमिलर वे में, जैसे सैमी ज़ेन ने ब्लड लाइन को ज्वाइन किया था। लेकिन हाँ, अपोलो क्रूज की जो स्टोरी है बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। और उसके बाद एनएक्सटी में भी सोलो सिकोआ ने अपोलो क्रूज को वो लेके आए थे कि भैया मैं साथ में उस बंदे को लेके आया हूं। और अगेन आपने स्मैकडाउन में देखा होगा जो अपोलो क्रूज ने पीछे धक्का सा दे दिया था। तो रोमन रेंस एक अपना नया अलायंस तो नहीं, एक नए बंदे को रिक्रूट कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली ब्लड लाइन से बिलोंग तो करता नहीं है। तो वाइल्ड कार्ड की तरह वो ब्लड लाइन रोजगार योजना का पार्ट बन सकते हैं यहाँ पे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा बेस है वो यही है कि पॉल हेमन की नज़रों में अपोलो क्रूज कुछ अलग टाइप के बंदे हैं, और फिर वो उनको ब्लड लाइन में डाल सकते हैं। तो मे बी अभी देखो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते इसके ऊपर, लेकिन अगर आप सारे डॉट्स देखोगे तो बनते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। चांसेस ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ही है इसके, लेकिन जिस तरीके से अगर आप सारी चीज़ें मिलाकर देखोगे तो हाँ ऐसा लग रहा है कि चांस तो बन रहा है। क्योंकि वो धक्का मुक्की जो करी इन्होंने अपोलो क्रूज के साथ बैक स्टेज, अगर वो उसको स्टोर लाइन से वहाँ से आगे कुछ बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली अपोलो क्रूज, और उसके बाद देन आगे आगे करते ये कुछ ना कुछ तो लिंक बन सकता है ब्लड लाइन की स्टोरी से। बाकी पता नहीं कितना होने का इसका चांसेस है, लेकिन पुरानी हिस्ट्री तो जरूर है अपोलो क्रूज की ब्लड लाइन के साथ, तो WWE इसको कर भी सकती है। और आज की फाइनल स्टोरी है रेसलमेनिया के उस मैच के बारे में, जो कि वैसे तो 1,26,000 बार हो चुका है, लेकिन 1,26,000 एक बार ये फिर से और होने को तैयार है। और ये मैं बात कर रहा हूँ केविन ओवंस और सैमी ज़ेन का रेसलमेनिया का मैच, जो कल केविन ओवंस ने बोला था सैमी ज़ेन के लिए, शायद WWE ने प्लान्स में रखा है केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के मैच को, क्योंकि इनको भी आपस में बड़ा मैच देना है। बाकी केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन को किसी चैंपियनशिप सीन के अंदर तो मैं इमेजिन कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक अनार 100 बीमार जैसी सिचुएशन है कि हर किसी को टाइटल मैच चाहिए, तो उसमें थोड़ा चांस उतना बनेगा नहीं केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन का। अब भले ही ये फ्यूड बहुत बार हो चुकी है, लेकिन जब भी ये अगली बार होती है लगता है कि यार अब तो इतने टाइम में ये कुछ हो लिया, तो अब इसके ऊपर से कैसे ये फ्यूड बनाएंगे वो देखने में इंटरेस्टेड मैं तो हमेशा रहता हूँ। शायद WWE मोस्टली फैंस भी रहते हैं, तो शायद ये रेसलमेनिया का मैच हो सकता है सिंगल्स वाला केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन का। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।